ओके स्टूडेंट, पिछली लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ जनरल टर्म डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो आगे लेक्चर्स में और एग्जाम्पल्स में जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेशर, फर्स्ट वन इज प्रेशर। प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बात डिस्कस की थी कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली उतना प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये जो है वो किसके बराबर है? ये जो है वो पास्कल के बराबर है। अच्छा, इसका यूनिट कन्वर्जन के लिए आप ये तरीका नोट कर दें कि अगर एग्जाम्पल में कोई यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो यूनिट कन्वर्जन के लिए हम लिखते हैं कि 1 ATM वो बराबर होता है 760 टॉवर के, वो बराबर होता है 760 mmHg के, और वो बराबर होता है 101325 पास्कल के। अच्छा, यहाँ पे अभी एक बात याद रखें कि हम हमेशा जो है वो प्रेशर का यूनिट किस में पुट करेंगे? वो ATM में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब प्रेशर का यूनिट जो है, अगर कोई एग्जांपल में प्रेशर यहाँ पे mmHg में गिवन हो या पास्कल में गिवन हो, तो इस एबो इक्वेशन से जो है वो हम इसको कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पे प्रेशर का यूनिट जो है वो हम ATM में पुट करेंगे। और प्रेशर का जो SI यूनिट है वो हमारे पास पास्कल होगा। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट हमने डिस्कस किया था कि 1 ATM प्रेशर पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कोई भी गैस का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो वो आपको 22.4 dm³ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर के हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं, केल्विन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो इसको यूनिट कन्वर्जन के लिए ये तरीका है कि केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, और दूसरा फॉर्मूला है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो इन दोनों फार्मूले से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें कि टेम्परेचर का हम यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल आएगा तो वहाँ पे हम टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन में पुट करेंगे, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करोगे सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और लास्ट वन जो है वो मेरे पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए अपने पास नोट कर दें कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁻³ dm³ के बराबर है, और इसी तरह 1 dm³ वो 1 लीटर के बराबर है, और इसी तरह मेरे पास 1 dm³ वो 10⁻³ cm³ के बराबर है। तो इन एबो इक्वेशन से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई एग्जांपल आ जाए तो ये बात याद रखें कि वॉल्यूम का यूनिट हम dm³ में या लीटर में पुट करेंगे। बाकी वॉल्यूम का अगर SI यूनिट की बात की हो तो SI यूनिट जो है वो इसका क्या है? वो इसका मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे ये कुछ जनरल टर्म्स थे क्योंकि ये आगे जाके एग्जांपल्स में यूज होंगे। अच्छा, एक दो बातें और नोट कर दें कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, और अगर उस प्रोसेस में आपको लिखा हो कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है,
कोई भी प्रोसेस अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता हो तो उसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो लेकिन उसमें आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस में आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है, ये अपने पास नोट कर दे। टेम्परेचर कांस्टेंट को हम आइसोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे, प्रेशर कांस्टेंट को हम आइसोबारिक प्रोसेस का नाम देंगे, और वॉल्यूम कांस्टेंट को हम आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देंगे। अच्छा, दिस इज ओनली द जनरल टर्म्स। इसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ, this law presented by Robert Boyle in 1662। ओके, ये लॉ आपको बताती है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये लॉ जो है वो हम फिलहाल आइडियल गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो हमने पढ़ा था कि दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। और आइडियल गैस कौन सा होगा, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट ओबे करेगी। वो मैंने आपको पोस्टुलेट नंबर 6 और 7 का बताया था कि इसको अपने पास नोट कर दे। फिर हम जब आइडियल और रियल गैस में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी पॉइंट के बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, बॉयल्स लॉ, इसका पहला डिफिनीशन क्या है, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है कि the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature and number of moles। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास आइसोथर्मिक प्रोसेस है। बॉयल्स लॉ के पहले स्टेटमेंट के मुताबिक ये आपको बता रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम होगा, अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो उसका प्रेशर जो है वो कम होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके लिए टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, बॉयल्स लॉ को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो तरीका है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of a fixed mass of gas is remain constant at constant temperature। Okay, this is the second statement of Boyle's law। अच्छा, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप कंसिडर कर दें तो इक्वेशन 1 के मुताबिक मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि P
प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा एंड दिस इज 1/v। वॉल्यूम को जब आप उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K, और K मेरे पास क्या है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब सेकेंड डिफिनीशन को देखे और इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म देखे। मैंने आपको क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब, अगर आपके पास एक इनिशियल स्टेट हो, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में आपके पास ये एक गैस सिलेंडर हो जिसका वॉल्यूम लेट सपोज ज्यादा है। अब मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर दूं तो यहां पे P1 होगा और V1 होगा, इसका अपना एक प्रेशर होगा और इसका अपना एक वॉल्यूम होगा। अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर दूं तो ये चला जाएगा फाइनल स्टेट में, और फाइनल स्टेट में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। तो अब यहां पे वॉल्यूम कम हुआ लेकिन इस गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा हुआ, बिकॉज आपने इसको कंप्रेस कर लिया। तो इसका P2 और V2, तो वो भी अगर मैं यहां पे लिखूं ना कि इनिशियल स्टेट में क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट K, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनल स्टेट में क्या होगा, तो फाइनल स्टेट में होगा द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P2 एंड V2, वो भी तो कांस्टेंट होगा, K के बराबर होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दे, 2 और 3 को कंबाइन कर दे, तो ये आपके पास हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसको आप जो है वो एग्जाम्पल के लिए याद रखें। यहां पे आपको कोई भी 3 टर्म्स, 3 वेरिएबल गिवन होंगे, फोर्थ वाला वेरिएबल जो है वो आपने फाइंड करना है। Okay, the most important topic in Boyle's law is graphical representation. आप इसको ग्राफिकली किस तरह बताओगे? तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में हमने इस तरह किया कि अगर आप प्रेशर को ले रहे हो तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का वॉल्यूम जो है वो इतना कम होगा। व्हाट इज वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। जितना आप उसको कंप्रेस करोगे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस कम होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रेशर और एक वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है, लेकिन इनवर्स रिलेशन है। मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो दिस इज एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस पे हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, एंड दिस इज वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। तो देखो, अब वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर आपने गैस पे प्रेशर अप्लाई किया तब जाके इसका वॉल्यूम कम होगा। अगर आपने इसको कंप्रेस किया तो तब जाके वॉल्यूम कम होगा। अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज P वर्सेस V। यहां से ये 0 से स्टार्ट है, लेकिन जितना आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जितना लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। अच्छा, अब आप कंसिडर कर दें कि लेट सपोज मेरे पास प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम जो है वो कम था। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह कर्व लाइन आएगा, और इस ग्राफ को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला, हाइपरबोला ग्राफ।
और ये किस पे हुआ है? दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मिक ग्राफ, क्योंकि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप कंसिडर कर देना कि लेट सपोज स्टार्ट में मेरे पास प्रेशर कम था, दिस इज P1, स्टार्ट में मेरे पास प्रेशर कम था, तो उस पे वॉल्यूम कितना था? तो आप इसको एक्सट्रापोलेट कर दें तो उस पे वॉल्यूम इतना था। सो दिस इज V1। जिस तरह मैंने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को ज्यादा किया, दिस इज P2, देखो ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो P2 पे वॉल्यूम कितना था? P2 पे वॉल्यूम देखो इतना था। दिस इज V2। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, P1 कम है तो P1 पे V1 जो है वो ज्यादा है, लेकिन जितना मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो देखो इतना वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम उस साइड पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो मीन यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब यहां पे एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं? अगर यहां पे लिखा हो आपको कि इस जगह पे एक टेम्परेचर है एंड दिस इज कॉल्ड Tx, और इस जगह पे एक टेम्परेचर है एंड दिस इज कॉल्ड Ty, तो बता दे कि यहां पे आपके पास विच वन इज करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन 1 Tx is equal to Ty, option B Tx is greater than Ty, option C Tx is less than Ty। तो यहां पे देखो, जब आप बॉयज लॉ डिस्कस कर रहे हो तो बॉयज लॉ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपके पास आइसोथर्मिक कंडीशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है। तो अगर आप यहां पे टेम्परेचर चेक कर रहे हो, यहां पे चेक कर रहे हो, यहां पे चेक कर रहे हो, होल एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह आएगा। दिस इज ऑफ एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। ओके, एमसीक्यूज नंबर सेकंड किस तरह है कि ये तो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि एक एक्सपेरिमेंट में आप जहां पर भी टेम्परेचर चेक कर रहे हो वो आपको सेम मिलेगा, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट कर दिए और 2-3 एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया तो उसमें मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह आया, और यहां पे मैंने आपको क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंट में आप जिस पॉइंट पर भी चेक करोगे तो आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा। सो मैं लेट सपोज यहाँ पे कंसिडर करता हूं कि ये मेरे पास T1 है, मतलब एक्सपेरिमेंट 1। किसी दूसरे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरह आया। तो अब यहाँ पे आप हर एक पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा, लेकिन ये उसने एक दूसरे टेम्परेचर पे किया है। ये भी कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है 10 डिग्री रखा हो सकता है 15 डिग्री होल एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हो। और एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, वो लेट सपोज उसका ग्राफ इस तरह आया और इसने एक T3 पे एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है कि बता दें कि विच वन इज करेक्ट? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। क्या तीनों एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम होगा? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तीनों के ग्राफ्स जो है वो सेम आते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ्स डिफरेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी बता दे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, या ऑप्शन सी T1 is less than T2 is less than T3। तो अब आप इस तरह कंसिडर करोगे कि लेट सपोज मैंने यहां पे एक प्रेशर की वैल्यू ले ली P,
किसी प्रेशर पर भी, और उसी प्रेशर पे मैंने यहां पे T1 का वॉल्यूम चेक किया, सो दिस इज कॉल्ड V1। उसी प्रेशर पे मैंने यहां पे T2 का वॉल्यूम चेक किया, सो दिस इज कॉल्ड V2। और उसी प्रेशर पे मैंने यहाँ पे T3 का वॉल्यूम चेक किया, सो दिस इज कॉल्ड V3। अब आप यहाँ पे अगर देखें ना तो हमें पता चला कि V3 जो है वो V2 से ज्यादा है और V2 जो है वो V1 से ज्यादा है। एक ही पॉइंट पे, एक ही प्रेशर पे तीनों एक्सपेरिमेंट का वॉल्यूम मुझे डिफरेंट आ रहा है। तो इसके बाद आपने थोड़ा बहुत चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया होगा, वो इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है? V3 पे है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? T3 वाला टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो T3 वाला एक्सपेरिमेंट हो, इसने होल एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर 30 डिग्री रखा हो, इसने 20 डिग्री रखा हो, इसने 10 डिग्री रखा हो। तो मतलब जितना ग्राफ्स ऊपर जा रहा है, जितना वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिकली उतना टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बॉयज लॉ का ग्राफ किस तरह आएगा? हाइपरबोला कर्व लाइन आएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ पे हम किसका रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और केस नंबर 2 में हम किन दो वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे? वॉल्यूम एंड 1/v। बट यहाँ पे हम प्रेशर वर्सेस 1/v की डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब इसको एज अ होल वन टर्म लेंगे। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको केस नंबर 1 बताया ना, तो उसमें P वर्सेस V था। तो जब आप P वर्सेस V डिस्कस करते हो, सो दिस इज इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन था। लेकिन अब हम P वर्सेस V डिस्कस नहीं कर रहे, P वर्सेस 1/v डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इसको होल एक वेरिएबल लेंगे, तो ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली रिलेशन है इसका। तो यहां पे एक बात याद रखें कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, मतलब V की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो 1/v की वैल्यू उतनी कम होगी। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक V1 है और एक मेरे पास V2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे V2 ज्यादा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बता दूं कि मुझे 1/v की वैल्यू बता दे, तो आप देखो 1 और नीचे 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पे देखो आप 1 तो नीचे 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो मैंने क्या कहा? अब यहाँ पे V ज्यादा है, लेकिन इसका 1/v जो है वो कम है। अब यहां पे V कम है, लेकिन इसका 1/v का जो आंसर है वो ज्यादा है। तो वॉल्यूम का आंसर जितना ज्यादा आएगा, तो 1/v का आंसर जो है वो इतना कम आएगा। तो दिस इज केस नंबर 2। पहले केस में हम एक प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे, तो वो इनवर्स रिलेशन था। दूसरे केस में हम प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेशन है। और यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखिए कि वॉल्यूम की यूनिट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 1/v की वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ जरा देखते हैं। तो उसी तरह दिस इज y एक्सेस पे मैं प्रेशर लिखता हूं, और x एक्सेस पे मैं अब क्या लिखूंगा? वॉल्यूम नहीं, 1/v लिखूंगा। उसी तरह प्रेशर आप जितना ऊपर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, 1/v आप जितना उधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे इसका ग्राफ जो आएगा तो इसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अब इस केस में बॉयज लॉ का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लेकिन अब यहां पर भी आप जहां पर भी चेक करोगे ना, एनी पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे तो हर एक पॉइंट पे भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। सो दिस इज आइसोथर्मिक ग्राफ। जब आप प्रेशर वर्सेस वी डिस्कस करते हो तो ग्राफ हाइपरबोला आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रेशर वर्सेस 1/v डिस्कस कर रहे हो तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यहां पर भी मैं जिस पॉइंट पर भी चेक करूंगा टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन अब यहां पे अगर आपको उसी तरह एमसीक्यूज गिवन हो कि इसी तरह 3 स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, दिस इज 1/v एंड दिस इज p, एक का ग्राफ इस तरह आया एंड दिस इज T1, मतलब होल एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरे स्टूडेंट का ग्राफ इस तरह आया, दिस इज T2, होल एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। और एक और स्टूडेंट का ग्राफ इस तरह आया एंड दिस इज T3, होल एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब आएगा जब आप प्रेशर वर्सेस 1/v डिस्कस कर रहे हो। चलिए उसी तरह हम यहां पे लेते हैं कि मैं एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करता हूं P एनी प्रेशर पे, और एनी प्रेशर पे मैंने जब एक्सट्रापोलेट किया तो यहां पे 1/v की एक आंसर आया, कोई भी आंसर। मैंने इसको और एक्सट्रापोलेट किया तो एक्सपेरिमेंट 2 पे 1/v की कोई दूसरी वैल्यू आई, और जब मैंने इसको फर्दर एक्सट्रापोलेट किया तो एक्सपेरिमेंट 3 की 1/v3 वैल्यू आई। अब मैंने आपको क्या कहा कि 1/v जितना उधर जा रहा है तो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि 1/v3 वो ज्यादा है 1/v2 से, और 1/v2 ज्यादा है 1/v1 से। लेकिन मैंने आपको कहा कि जितना 1/v ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली v उतना कम होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसमें मुझे v की सिचुएशन बता दे, तो आप मुझे कहोगे कि इस सिचुएशन में v3 सबसे कम होगा, फिर क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा होता है 1/v उतना कम होता है। फिर v2 होगा और सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे होगा, v1 पे होगा। तो अभी दोबारा आप यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई कर दे, और चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम v1 पे है ना, मतलब यहाँ पे 1/v की वैल्यू सबसे कम है लेकिन v1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो ये बॉयज लॉ का ग्राफ नंबर 2 केस नंबर 2 है।